Hello students, in our last lecture we have studied FIFO method and its two sums. Today we are going to continue with it. FIFO method only we will study today. FIFO method जब तक clear नहीं हो जाएगा we will not go to the weighted average. एक दो lecture में और लूंगी FIFO पे उसके बाद we will start with the weighted average. उसके बाद हम ऐसे भी sums करेंगे जिसमें एक ही question में FIFO भी करना है weighted average भी करना है. So let's start. This is a question. The following are the details supplied by Modern Company Limited in respect to its raw material for the month of March 2018. Date दिया हुआ है. Okay, यहाँ पर तुम्हें डेटा जो है डेट वाइज प्रॉपरली दिया हुआ है, ठीक है. तो तुम्हें इसे डेट वाइज लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिया हुआ है. रिसिप्ट, प्राइस एंड इशू, मतलब यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि किसी डेट पे रिसिप्ट है, किसी डेट पे इशू है. रिसिप्ट मीन्स व्हाट, कौन सा रिसिप्ट? स्टॉक का, कि स्टॉक हमने रिसीव किया. और इशू मीन्स स्टॉक इशू हुआ है. क्लियर? तो यहाँ पर डायरेक्टली डेटा दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट. और क्वेश्चन में भी बोला है FIFO मेथड से सॉल्व करो. सो वी हैव टू स्टार्ट. कॉलम्स वी ऑल नो. डेट का कॉलम बनेगा. सबसे पहले ऊपर हम हेडिंग डाल देंगे इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न कंपनी लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम है वो. स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, सॉरी स्टोर लेजर अकाउंट, कंट्रोल वर्ड नहीं लगेगा. FIFO मेथड, मेथड कौन सा तुम अप्लाई कर रहे हो वो उसका भी कॉलम बनाना या उसका भी डिटेलिंग देना जरूरी है कि सामने वाले को पता चल जाता है कि ओके इस मेथड से सॉल्व कर रहा है. उसके बाद तुम्हारा कॉलम बनेगा डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस. मैंने पहले भी कहा था ये रिमार्क और ये MRN नंबर सारे कॉलम्स वो सब कंपनीज बनाती है. हमें सम सॉल्व करना है, वी डोंट हैव टू मेक दिस कॉलम. ठीक है, हमें डायरेक्टली क्वांटिटी, रेट और अमाउंट. क्या करना है तुम्हें? सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस. बुक के दो पार्ट का यूज करो, मतलब ऐसा बुक का वो पेज ओपन करो जहां पर दोनों साइड से बुक के पेजेस ब्लैंक मिले. लाइक सपोज ये तुम्हारा बुक है, ठीक है, तो ये पूरे बुक का यूज करो. ऐसा नहीं कि एक साइड में मत करना वरना बहुत बुरे तरीके से वो इट विल नॉट बी क्लियरली विजिबल. प्रॉपरली लाइन खींचो, यहाँ पर डेट और पर्टिकुलर डालो और रिसिप्ट यहाँ बना दो और इशू और बैलेंस इस कॉलम में आ जाए, इस पेज में आ जाने चाहिए. तो इट विल बी क्लियरली विजिबल टू यू. ओके, और ऊपर यहीं पर मिड में हेडिंग डाल देना. ठीक है, इट्स ओके. लास्ट पेज बच जाता तो भी जाने दो, वहां पर हम वर्किंग कर लेंगे या कुछ और काम कर लेंगे. बट कभी भी एग्जाम में भी तुम्हें इसी तरीके से सॉल्व करना है. गेटिंग माई पॉइंट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. सो डेट 2018 ऊपर पहले तुमने ईयर एक साथ लिख दिया तो अगेन एंड अगेन 18 लिखने की जरूरत नहीं है. डेट वाइज डायरेक्टली तुम्हें डेटा दिया हुआ था तो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में ऑटोमेटिकली दिया हुआ है. सो वी डोंट हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट. मार्च फर्स्ट को तुमने क्या किया? लेट्स सी द क्वेश्चन. रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? परचेज, है ना. परचेज करोगे तो ही तुम रिसीव करोगे ना स्टॉक. क्लियर? ओके, सो परचेज, ये कॉलम हटा देते हैं, ये वाला कॉलम भी हम हटा देंगे, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है. रिमार्क की कॉलम को भी बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो हमने सबसे पहले क्या किया? परचेज किया. कितना यूनिट? क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स. 2000 यूनिट परचेज किया एट द रेट ऑफ 5 रुपीज. तो मल्टीप्लाई कर दो 2000 इंटू 5, 10,000. इशू में डैश डैश डैश, ब्लैंक मत छोड़ देना वरना कभी कभार अप एंड डाउन हो जाता है, इसलिए डैश 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 डाल देते हैं. 2000 इंटू 5, 10. वही बैलेंस में भी वही सेम आ जाएगा. कितना ही बैलेंस है, यहाँ पर कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ था तो हम ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे, ये परचेज ही था स्टार्टिंग से. ठीक है, नेक्स्ट 7th मार्च. ठीक है, नेक्स्ट 7th मार्च को भी क्या हुआ है? रिसिप्ट. रिसिप्ट का मतलब परचेज ही है वो. तो रिसिप्ट में आ जाएगा 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 6000. और यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेम्बर FIFO मेथड में दोनों को मर्ज नहीं करना है. तुम्हें 2000 और रेट 5 अलग से लिखना है, 1000 और उसका रेट 6 अलग से लिखना है. क्लियर? ऐसा नहीं कि 2000 1000 मिला के 3000 लिख रहे हो, 5 6 मिला के 11 लिख रहे हो या कुछ एवरेज निकाल रहे हो. यहाँ पर वो सब नहीं करना है तुम्हें. तुम्हें दोनों को अलग अलग ही दिखाना है. क्लियर? नेक्स्ट 10th मार्च. 10th ऑफ मार्च को क्या हुआ था? पर रिसिप्ट नहीं था, उस डेट को क्या था? इशू था. इशू का मतलब क्या हो गया? सेल ऑफ योर स्टॉक. ओके, सो परचेज में डैश 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 आ जाएगा. सेल कितना हुआ था?
2500 यूनिट्स। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले 2000 यूनिट है, फीफो मेथड है ना, तो फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट पहले हमारे पास कौन सा था, ये 2000 पहले था, है ना, तो 2000 पहले हम निकाल देंगे एट द रेट ऑफ 5 10,000, फिर उसके बाद हमारे पास बैलेंस कितना बच जाता है 500, तो 500 भी हम निकालेंगे एट द रेट ऑफ 6, क्योंकि यहाँ से लिया गया है ना 5000, तो उसका रेट लगेगा 6, तो अमाउंट भी आ जाएगा 500 इंटू 6 3000। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस, बैलेंस किसका बचा, इसमें से बचा ना, क्योंकि ये पूरा 2000 तो चला जा चुका है, बिक गया है, और 1000 में से 500 बिका है, तो बैलेंस कितना बचा 500, रेट वही लगेगा 6 मल्टीप्लाई कर दो 3000। आई होप क्लियर है ये। नेक्स्ट 15 मार्च, 15 मार्च को हमारा हुआ है परचेज, ठीक है, तो परचेज में कितना परचेज हुआ है देख लेते हैं, 2000 यूनिट एट द रेट ऑफ 6.50, ठीक है, तो 2000 यूनिट एट द रेट ऑफ 6.50, तो मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर लेकर के बैठो, मैं हमेशा बोलती हूँ तुम लोगों से कि ऑलवेज सिट विद योर कैलकुलेटर, बाबा जी का प्रवचन नहीं सुन रहे हो तुम लोग कि मैं जो बोल रही हूँ राइट ही है, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू कैलकुलेट इट एंड क्रॉस वेरीफाई भी करते रहो, नोटबुक में साइमल्टेनियसली लिख रहे हो तो और भी अच्छा है, क्लियर। सो 2000 इंटू 6.50 करेंगे तो 13,000 आ जाएगा, यहाँ पर डैश डैश एंड डैश, पहले से बैलेंस कितना था 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 3000 हो गया, और अभी इस वक्त हमने कितना परचेज किया 2000 यूनिट जिसका रेट था 6 यहाँ पे 30 लिखा है बट यहाँ पर आएगा 6.50, ये मिस्टेक है, देखो मैंने बोला था ना टेक्स्ट बुक में भी मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है, सो नथिंग टू वरी, देखते क्वेश्चन में भी 6.5, हाँ टेक्स्ट बुक में 6.50 ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6.50, तो अमाउंट आ जाएगा 13,000। उसके बाद लास्ट डेट 31 मार्च को क्या हुआ है, इशू हुआ है, सो यहाँ पर डैश 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 आ जाएगा, इशू कितना हुआ है, लेट्स सी इन क्वेश्चन, इशू हुआ है 2200 यूनिट्स का, ओके ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ओके सो 2200, पहले से हमारे पास कितना यूनिट था 500, तो पहले इस 500 को हम निकालेंगे एट द रेट ऑफ 6 और अमाउंट आ जाएगा 3000, अब 2200 का सेल हो रहा है, उसमें से 500 पहले ही ले चुके, तो बैलेंस कितना बचा 1700, राइट, तो इसके लिए कौन सा रेट लगेगा 6.50, 1700 इंटू 6.50, तो अमाउंट आ जाएगा 11,050, बैलेंस यूनिट कितना बचा, अब इस 2000 में से भी 1700 जा चुका है, तो बैलेंस कितना बचेगा 300 यूनिट्स, राइट, रेट वही 6.50, अमाउंट विल बी 1950। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी कंफ्यूज होने जैसा या कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर अवेयरनेस कि तुम कितने कॉन्शियसली इस सम को करते हो, इफ यू आर कॉन्शियस इनफ यू विल बी एबल टू सॉल्व, सिली मिस्टेक से हो जाता है बच्चों से, समझ में नहीं आता कि पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कभी कभार स्टूडेंट्स इसमें से यूनिट ले लेते, रेट ये वाला ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो फर्स्ट यूनिट है पहले उससे खत्म करो, उसके बाद ही तुम सेकेंड न्यू यूनिट पे जा सकते हो, न्यू स्टॉक पे जा सकते हो, ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हें एक स्टेटमेंट भी लिखना होगा, क्लोजिंग स्टॉक 300 यूनिट बचा है कंपनी के पास एट द रेट ऑफ 6.50 each, clear, I hope this is very much clear to you all, कुछ टफ नहीं है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, हम और भी सम सॉल्व करेंगे ऑन दिस बेसिस ऑफ FIFO मेथड, ठीक है, let's start, this is a next question on FIFO. Question is, prepare a store ledger account from the following transactions, assume that the issues of stores have been made on the principle of first in first out. यहाँ पर भी डेटा तुम्हें डेट वाइज दिया हुआ है, प्रॉपरली देख लेते हैं हम, 1 3 5 7 12 16, ओके, डेटा ऑलरेडी तुम्हें मंथ डेट वाइज दिया हुआ है, सो वी डोंट हैव टू अरेंज इट। देखते हैं, फर्स्ट को क्या हो गया, रिसीव किया हमने 1000 यूनिट, ओके, थर्ड को भी रिसीव किया है, फिफ्थ को इशू किया है, सेवेंथ को अगेन इशू किया है 400 यूनिट्स, 550 यूनिट्स। स्टूडेंट यहाँ पर इशूड के टाइम पे तुम्हें रेट नहीं दिया होगा, और अगर दिया भी होगा ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, परचेज का भी रेट दिया होता है, जैसे परचेज एट ₹5, फिर सेल के टाइम पे यूनिट लिखने के टाइम पे रेट भी लिख देते हैं 6, तो डोंट गेट कंफ्यूज, हमें सेल के रेट से कोई लेना देना नहीं होता है, अगर वो दिया भी है तो भी वी हैव टू इग्नोर इट, क्लियर। Issue received, issue, okay, so this question is little bit vast or lengthy, that's it, और tough तो नहीं है, बहुत ही easy है ये भी। Again make use of your 2 pages like this, यहाँ पर सबसे पहले कॉलम बनेगा डेट का, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद यहाँ पर आएगा रिसिप्ट, फिर इशू,
और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, फिर इसके नीचे सब कॉलम बनाते जाएंगे हम, यूनिट, रेट और अमाउंट, यूनिट, रेट, अमाउंट, यूनिट, रेट और अमाउंट। क्लियर? सो अगेन डेट में हमने सबसे टॉप पर ईयर लिख दिया 2018 है। ठीक है, या तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो जुलाई 2018। बहुत बार बच्चे ऐसे भी कहते हैं जुलाई कॉमा 2018, तो नीचे सीधा 1357 लिखते हैं, तो वी कैन टू नो कि हाँ भाई वो जुलाई मंथ का है। ठीक है, सो पर्टिकुलर्स, सबसे पहले हमने क्या किया था, रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब परचेज, कितना यूनिट परचेज किया था, 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 20, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 20,000, और इश्यूज में डैश डैश एंड डैश। तो क्वांटिटी में, क्वेश्चन में वी कैन सी कुछ भी ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो नथिंग टू वरी। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो हम ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली परचेज दिखा देंगे। 1000 एट द रेट ऑफ 20, अमाउंट विल बी 20,000। ओके, जुलाई 3, अगेन रिसिप्ट, क्वांटिटी होगा 350, रेट होगा 21, दिया हुआ है क्वेश्चन, यू ऑल कैन क्रॉस वेरीफाई इट विद द क्वेश्चन, और अमाउंट विल बी 7,350। इशू में आ जाएगा डैश डैश एंड डैश। क्वांटिटी में स्टूडेंट्स अलग ही लिखना होगा, ये पहले की क्वांटिटी पहले लिखेंगे और बाद की क्वांटिटी बाद में लिखेंगे, ताकि बाद में जब इशू हो तो हमें समझ में आ जाएगी अच्छा इस अप वाले से पहले लेना है और उसके बाद जो बिलो है उससे बाद में लेना यूनिट। ठीक है, दोनों के रेट्स भी अलग अलग है, इसका 20 है, इसका 21 है, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मत करो कुछ भी, बस मल्टीप्लाई करके रख दो। अब 5th ऑफ जुलाई को क्या हुआ है, इशू हुआ है। इशू है तो फिर रिसिप्ट में हम कर देंगे डैश डैश एंड डैश। क्वांटिटी में आ जाएगा 700 यूनिट इशू हुआ है, तो वो 1000 में से 1000 से कम है, तो सबसे पहले जो यूनिट था हम उसमें से ही लेंगे 700। रेट भी फर्स्ट यूनिट वाला लगा देंगे 20, 14,000। इस 1000 में से 700 जा चुका, तो बैलेंस कितना बचा 3000 एट द रेट ऑफ 20, अमाउंट विल बी 6,000। 350 एज इट इज लिखेंगे हम, 350 21, राइट। नेक्स्ट 7th को अगेन इशू हुआ है, तो इशू हुआ है तो रिसिप्ट में डैश डैश डैश, और क्वांटिटी में आएगा कितना यूनिट इशू हुआ है 7th को, 400 यूनिट्स। तो ऊपर वाले बैलेंस में सबसे पहले 300 यूनिट बचा था, तो 300 यूनिट इंटू रेट आ जाएगा 26,000। अब और भी 100 यूनिट बैलेंस बचा है, तो 100 यूनिट हम नेक्स्ट स्टॉक में से बोरो करते हैं। 100 इंटू 21, 100, तो यहाँ पर बैलेंस बचना चाहिए था, पता नहीं कैसे नहीं लिखा है। ठीक है, तुम लिख दो, बैलेंस बचेगा 250 एट द रेट ऑफ 21, अमाउंट आ जाएगा 5250। एक्चुअली लिखना चाहिए था, दे फॉरवर्ड टू राइट, तुम लोग मत भूल जाना। 250 इंटू 21 बराबर 5250 आ जाएगा। ओके, टेक्स्ट बुक में भी देखो गलतियां होती है, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। टेक्स्ट बुक में भी बहुत बार मिस्टेक्स रहते हैं। जुलाई 12 नेक्स्ट डेट है, रिसिप्ट हुआ था 550 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 22, अमाउंट आ जाएगा 12,150। कैलकुलेटर लेकर के यू कैन मेक यूज ऑफ इट। 550 इंटू 22, अमाउंट विल बी 12,100। ओके, इशू में डैश डैश डैश, ये पहले से जो यूनिट बचा है हमारे पास 250, उसका रेट 21, वो पहले लिख लेंगे। उसका जो अभी परचेज किया फ्रेश परचेज वो बाद में आएगा। 550 इंटू 22, अमाउंट विल बी 12,100। ओके, फिर उसका 16th ऑफ जुलाई, 12 जुलाई के बाद 16th ऑफ जुलाई को हमने क्या किया, इशू किया। इशू किया तो फिर रिसिप्ट में डैश 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 कर दो, एंड इशू में कितना इशू हुआ है 16th जुलाई को 350 यूनिट का इशू हुआ है, तो 250 यूनिट हम पहले देखेंगे। फीफो में पहले वाले स्टॉक में कितना बैलेंस बचता है, वो 250 है, तो सबसे पहले हम 250 लिखेंगे, उसका रेट लिखेंगे 21। अब बैलेंस कितना बच रहा है 100, तो वो हम बाद वाले स्टॉक में से लेंगे, फ्रेश स्टॉक से लेंगे 100, तो उसका रेट फ्रेश स्टॉक वाला लगेगा 22। तो मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट आ गया, ऊपर अभी कुछ नहीं बचा, और 550 में से 100 जा चुका है, तो कितना बचा 450, मल्टीप्लाई बाय 22, अमाउंट विल बी 9,900। ओके, सो ऑन जुलाई 21 अगेन हमने रिसिप्ट किया, परचेज किया। रिसिप्ट मतलब परचेज, परचेज किया स्टॉक, कितना स्टॉक परचेज किया 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 23, अमाउंट विल बी 2300। एक बार देख लेते हैं 20, हाँ ओके राइट, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ठीक है, सो इश्यूज विल बी डैश डैश एंड डैश, तो जो पहले बैलेंस था हम उससे पहले लिख लेंगे, और जो अभी फ्रेश परचेज है वो बाद में लिखेंगे। रेट दोनों के अलग अलग है, इसका 22 है, इसका 23 है, इसका अमाउंट 9,900 है, इसका 2300 है। ओके, नेक्स्ट 24 जुलाई को
इशू हुआ है तो रिसिप्ट में ब्लैंक छोड़ देंगे हम। और इशू कितना हुआ है 24 को 500 यूनिट्स। ओके 500 यूनिट्स इशू करना है हमें, लेकिन हमारे पास पहले से कितना है 450 यूनिट है। तो सबसे पहले हम इस 450 को निकालेंगे, 450 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 22। ठीक है, अब 50 यूनिट्स बैलेंस बच जाता है, वो हम इसमें से लेंगे, बाद वाले फ्रेश स्टॉक में से लेंगे। सो 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 23, क्योंकि उसका रेट 23 है तो उसका अमाउंट अलग आ जाएगा। ठीक है, तो अब बैलेंस हमारे पास कितना बचा 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 23, क्योंकि ये वाले यूनिट से बचा है ना, तो रेट भी उसी का लगेगा। तो 1150 विल बी आर बैलेंस। ओके, ऑन 27th of July अगेन रिसिप्ट हुआ है। सो रिसिप्ट हमने कितना परचेज किया 200 यूनिट परचेज किया एट द रेट ऑफ 20, तो अमाउंट आ जाएगा 4000। इशू में डैश डैश डाल देना है, पहले से जो हमारे पास था वो पहले लिखना होगा ऊपर। 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 23 अमाउंट आ गया। उसके बाद जो अभी फ्रेश परचेज किया 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 20, उसका अमाउंट लिख देंगे, दैट्स इट। और लास्ट में 31st of July को अगेन हमने इशू किया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो इशू कितना किया है हमने 180 यूनिट्स। ओके, तो लेकिन हमारे पास पहले से कितना यूनिट बचा है 50 यूनिट्स, तो इस 50 यूनिट्स को हम पहले लिखते हैं और रेट आ जाएगा 23, क्योंकि 50 यूनिट्स का रेट 23 था, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा। 180 यूनिट्स हमें इशू करना है, 180 में से 50 हो चुका है, तो अभी कितना बैलेंस बचा 130। तो 130 के लिए इसमें से हमने बोरो किया, मतलब इसमें से स्टॉक निकाला है, तो इसका रेट क्या है 20, तो यहाँ पर भी 20 लग जाएगा और अमाउंट आ जाएगा 2600। अब 200 में से 130 गया तो बैलेंस कितना बचा 70 यूनिट और रेट लगेगा 20, तो अमाउंट विल बी 1400। सो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा 70 यूनिट बचा है तुम्हारे पास एट द रेट ऑफ 20 एंड इट्स रेट विल बी 1400। आई होप बहुत ही इजी सम है ये, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इंटरेस्ट थोड़ी ज्यादा है, नंबर ऑफ इंटरेस्ट और ट्रांजैक्शन ज्यादा है, लेकिन है काफी इजी। सो FIFO मेथड इज वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें कुछ कैलकुलेशन एक्चुअली है ही नहीं, वेटेड एवरेज में तो भी कैलकुलेशन है जिस वक्त इशू होता है, बट इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, जो है उसी रेट में तुम्हें बेचते जाना है। ओके, दिस इज द लास्ट सम ऑफ द डे। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। From the following information, prepare store ledger, find out the value of closing stock as per FIFO method. Okay, यहाँ पर भी डेटा हमें लकीली सब डेट वाइज दिया हुआ है। ओके, वेरी गुड। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, ये जो फर्स्ट को है वो बैलेंस है, तो बैलेंस का एंट्री कहाँ था बैलेंस में डायरेक्टली जाएगा। सेकंड को सेल हुआ है, परचेज हुआ है, सेल सेल परचेज। अब तुम्हें इस पे ध्यान देना होगा कि सेकंड को ठीक है वो डेट वाइज तो है, लेकिन उस डेट को क्या है सेल है या परचेज है। सेल को परचेज में, परचेज को सेल में मत दिखा देना, वरना सब रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तुम इफ यू विल सी हर जगह रेट दिया हुआ है, सेल का भी रेट दिया हुआ है और परचेज का भी रेट दिया हुआ है। बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि FIFO और वेटेड एवरेज चाहे जो भी हो, उसमें सेल्स का जो रेट होता है दिया होगा तो भी उसे हमें क्या करना होगा इग्नोर क्लियरली, क्योंकि हमें सेल्स के रेट से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास जो जिस रेट पे हमने लिया है हमें उसी रेट पे हमें निकालना है उसे। हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जानना है। ठीक है, स्टॉक लेजर में हमें प्रॉफिट नहीं जानना है कि स्टॉक के ऊपर कितना प्रॉफिट है, वो दूसरे लेजर के थ्रू वी विल कम टू नो। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना जानना है कि कितना स्टॉक हमारे पास रह जाता है एट द एंड ऑफ द मंथ। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर कभी भी सेल्स का जो रेट दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर सेल्स का रेट है इग्नोर, अगेन यहाँ पर सेल्स का रेट है इग्नोर, सेल्स का रेट इग्नोर। गेटिंग माई पॉइंट। और लास्ट में भी सेल इग्नोर। सिर्फ परचेज के रेट से हमें, परचेज के रेट का हमें यूज करना है। ओके, कि कितने में परचेज किया। सेल करते हो परचेज के सेल रेट में हमें निकालना होगा, सेल्स के रेट में नहीं। क्लियर। स्टोरेज ऑफ 15 यूनिट्स वाज फाउंड ऑन 31st January 2017। ये कौन सा मंथ है 17th डेट्स 2017 जनवरी। ओके ओके, ये क्लोजिंग बताया हमें। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। So column you all know, I need not to explain you this again and again. Date, purchase, sales. बहुत सारे लोग यहाँ पे purchase की जगह receipt लिखते हैं, सेल की जगह issue लिखते हैं, not an issue चलेगा, सबका अपना अपना तरीका होता है लिखने का। तुम purchase लिखो, receipt लिखो, चाहे सेल और issue लिखो, it's okay। बस इतना याद रखना कि तुम्हारा solution right होना चाहिए और ये columns बराबर बनने चाहिए। जैसे यहाँ पर 2017 लिख दिया, units rate total, units rate total and all, ये सब properly होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर से आई विल इंट्रोड्यूस यू वेटेड एवरेज मेथड आल्सो, क्योंकि FIFO के 5-6 सम भी कर लिए तो बस है, और आगे के क्वेश्चन में तो दोनों भी आएंगे, तो अगेन इसका रिवीजन हो जाएगा तुम्हें। तो आज ये लेक्चर लास्ट है जिसमें हम सिर्फ FIFO मेथड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में FIFO एंड वेटेड एवरेज दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है,
सो लेट्स स्टार्ट। डेट वाइज ट्रांजैक्शंस दिया हुआ था विच इज वेरी नाइस एंड हेल्पफुल। फर्स्ट को क्या था, फर्स्ट को ना तो हमने परचेज किया है और ना तो हमने सेल किया है। फर्स्ट को हमारे पास था बैलेंस, क्लियर। तो 500 यूनिट्स था एट द रेट ऑफ 40, तो अमाउंट आ जाएगा 20,000। ओके, सेकंड को क्या हो गया, हमने इशू किया है, सेल किया है, मतलब चलो इस वक्त हम वर्ड यूज कर लेते हैं सेल। 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 40। ओके, 300 सेल किया तो 500 में से जाएगा ये 300 भी, और रेट क्या लगेगा, ये वाला रेट लगेगा। देखो यहाँ पर मैं तुम्हें लाइव दिखाती हूँ। क्वेश्चन में सेल दिखाया 46.5 है ना, कि तुमने 46.5 में सेल किया, तो वो तो तुमने प्रॉफिट के लिए सेल किया, बट एक्चुअली में तुमने यहाँ पर स्टॉक में कितना रेट लेना है, 40, जितने का वो था स्टॉक था वही रेट लेना है तुम्हें यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करना है। गेटिंग माय पॉइंट। स्टोर लेजर में हमें प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं करना है, उसका कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। तो जितने में था उतने में ही बेचना है। 300 एट द रेट ऑफ 40, 12,000। ओके, तो यहाँ पर बैलेंस कितना बचेगा, 200 एट द रेट ऑफ 40, बैलेंस विल बी 8,000। ठीक है, सिक्स्थ को हमने परचेज किया 800 यूनिट एट द रेट ऑफ 44। देखो परचेज किया 800 यूनिट एट द रेट ऑफ 44। मैंने कहा था ना कि परचेज के रेट से लेना देना होता है, वही रेट तो हम लिखते हैं, लेकिन सेल्स के रेट से कोई लेना देना नहीं है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 35,200, कैलकुलेटर में कर लेना। अब यहाँ पर हम लिखते हैं बैलेंस। पहले से तुम्हारे पास 200 यूनिट था, एक्चुअली यहाँ पर क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट मैं ठीक है लाइन कर देती हूँ। 200 यूनिट पहले से था एट द रेट ऑफ 40, 8,000, और 800 यूनिट अभी हमने खरीदा फ्रेश 44 रेट पे, तो अमाउंट आ गया 35,200। ओके, एट्थ को हमने क्या किया है, इशू किया है। एट्थ को कितना इशू करना है, किया है हमने सेल, मतलब 400 यूनिट्स। ऑल राइट, तो 400 हमारे पास एक साथ नहीं है ना, यहाँ पर 200 है और 200 दूसरे फ्रेश में से लेना पड़ेगा। ऑल राइट, तो इसमें तो 200 लिया, रेट इसका वाला लगाया, फर्स्ट वाले का लगाया तो 40 हो गया। फिर अगेन हमने 200 सेल किया, उसका रेट हमने 44 लगाया फ्रेश वाला, तो दोनों का रेट देखो कितना लगा रहा है, 8,000 और इसका रहा है 8,800। ओके, तो ये 800 जो बैलेंस बचा है, ये 200 तो पूरा गया, 800 में से 200 जा चुका, तो अभी कितना बचा, 600 एट द रेट ऑफ 44, तो अमाउंट आ जाएगा 26,400। ऑल राइट, ट्वेल्थ को अगेन हमने सेल किया है। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि सेल के बाद दोबारा सेल नहीं होगा, दोबारा भी सेल हो जाता है। तो सेल अगेन हुआ है, कितने यूनिट का हुआ है, 300। हमें सेल के अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ यूनिट पता करना है। तो सेल किया हमने 300 यूनिट, यही 600 में से जाएगा, तो रेट लगेगा 44 और अमाउंट आ जाएगा 13,200। अब यहाँ पर कितना बैलेंस बचा, 300 है ना, गेटिंग माई पॉइंट। तो बैलेंस बचा हमारे पास 300 यूनिट, क्योंकि ये 600 में से 300 जा चुका है, तो अभी बचा 300, तो बैलेंस विल बी 300 एट द रेट ऑफ 44, अमाउंट विल बी 13,1200। 14th को हमने क्या किया, परचेज किया 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 50, दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। 14th को परचेज हुआ है 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 50, है ना, दिया है ना, यहाँ पर स्केल लेकर के देख लेना, अमाउंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अमाउंट विल बी 20,000, और यहाँ पर डैश डैश एंड डैश। सबसे पहले हमारे पास 300 था, हम उसे लिख लेंगे, उसके बाद फ्रेश परचेज जो किया हम उसे लिखेंगे। 300 का रेट था 44, तो 44 लिखेंगे, 400 का रेट था 50, तो 50 भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। 26th इज द लास्ट डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन जिसमें सेल हुआ है 600 यूनिट। ओके, तो 600 यूनिट हमारे पास एक साथ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे दो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पहले इसमें से 300 लेंगे, फिर इसमें से 300 लेंगे। तो सबसे पहले ये 300 आएगा जिसका रेट था 44 और अमाउंट आ जाएगा 13,200। फिर और 300 बचा तो वो इसमें से ले लेंगे, नेक्स्ट फ्रेश यूनिट में से 300 यूनिट ले लिया, उसका रेट था 50 रुपीज, जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 15,000, ठीक है। अब ये तो 300 पूरा जा चुका है, ये 400 में से 300 गया, तो अभी बैलेंस कितना बचा, 100 यूनिट्स। ओके, तो 50 रुपीज, सो अमाउंट विल बी 5,000। ऑन 31st, देखो लास्ट में एक तुमसे कहा था कि ऑन 31st यूनिट वाज फाउंड ऑन 31st जनवरी, 15 यूनिट्स, ठीक है। उसका क्या होगा, 15 यूनिट्स स्टोरेज में है, मतलब उसका सेल हुआ है एट द रेट ऑफ 50,
एंड अमाउंट विल बी 750. तो बैलेंस कितना बचेगा? 100. शॉर्टेज है, सॉरी, शॉर्टेज ऑफ 15 यूनिट्स वाज फाउंड. शॉर्टेज ऑफ 15 यूनिट्स वाज फाउंड, मतलब बाद में हमें ऐसा फील हुआ कि और भी 15 यूनिट्स हमें सेल कर देना चाहिए था. ठीक है, तो उस 15 यूनिट्स को हमने अगेन सेल कर दिया शॉर्टेज को, और 750 यूनिट्स 15 into 50 750 आ जाएगा, और बैलेंस बचेगा 85 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50 एंड योर अमाउंट विल बी 4250. क्लियर? यानी कि हमने सेल जो 600 किया था उसके बाद भी कम टू नो कि शॉर्टेज हो रहा है. ठीक है, 31 जनवरी में सेल का, तो हमने और भी ज्यादा सेल कर दिया है. क्लियर? तो इस सेंटेंस को थोड़ा प्रॉपरली ध्यान दे करके पढ़ना. शॉर्टेज और 50 यूनिट्स वाज फाउंड. ठीक है, तो इसका मतलब सेल और होगा, तो वो सेल हमने 50 यूनिट्स कर दिया और बैलेंस बच गया 85. तो ये तुम्हारे पास अगर क्लोजिंग बैलेंस कोई बोलेगा कितना बचा, so that will be 85 units at the rate of 50. Clear? So this is your closing balance. Okay, so students, I think कि आज के डेट में और आज के लेक्चर में आप लोगों का FIFO मेथड अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है. Okay, so you just have to study it thoroughly. Okay, so in our next lecture I'll be taking your weighted average method and FIFO method all together. weighted average में कुछ नहीं होता है, weighted average method में कुछ नहीं होता है. उसमें weighted average method में कुछ नहीं होता है जिस वक्त हम सेल करते हैं. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ पर स्पेस है, एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं वेटेड एवरेज मेथड का. जैसे कि इस वक्त हम सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट है उसका रेट ले लेते हैं, और जो बाद के और यूनिट लेंगे हम उसी का रेट लेते हैं. मतलब रेट में हम कुछ भी कैलकुलेशन करते नहीं, जो रेट है उस रेट में निकाल देते हैं. बट वेटेड एवरेज में क्या करते हैं हम, जैसे सपोज पहले से तुम्हारे पास दो टाइप के स्टॉक है, एक 100 यूनिट है जो कि 20 रुपीज में था, और एक और 100 यूनिट है जो कि 22 रुपीज का था, है ना. दोनों मिला करके कितना हो गया, 200 यूनिट एट द रेट ऑफ. फिर अब हम इसका एवरेज निकालते हैं इन दोनों का, तो एवरेज क्या हो गया, 21. तो अब जब हम सेल करेंगे ना तो इस रेट पे 21 का रेट लेंगे. इसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज मतलब मैंने अलग अलग से 20 और 22 नहीं लिखा, मैंने उन दोनों का ऑन एन एवरेज एक रेट निकाल दिया, दैट इज 21. तो जो रेट निकलता है उसी रेट को हम कंसिडर करने लगते हैं. वही है वेटेड एवरेज में, और कुछ नहीं है. उसमें सेल के टाइम पे तुम्हें कैलकुलेशन करना होगा, परचेज के टाइम पे तो परचेज का रेट लेते हैं, सेल्स के टाइम पे भी रेट दिया होगा तो भी हमें वो रेट इग्नोर करना होता है. यहाँ पर भी रेट हम इग्नोर करते हैं और वहां पर भी रेट इग्नोर करते हैं. वहां पर हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज मेथड से. क्लियर? सो कुछ नहीं, प्रैक्टिकली व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट फॉर्मूला एंड फॉर्मेट. फॉर्मूला में कौन कौन सा फॉर्मूला था, EOQ था, उसके अलावा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था. ठीक है, और EOQ में भी दो मेथड थे, एक तो फॉर्मूला ही था और दूसरा था हमारा टेबुलर मेथड, जो कि दोनों में करा चुकी हूँ. और आफ्टर दैट दिस वन इज योर FIFO एंड वेटेड एवरेज, जो कि तुम्हारा कंप्लीटली फॉर्मेट बेस्ड है. ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बट यू विल लर्न इट वेरी इजीली. This is very easy chapter, easiest I must tell you. Or after that we will start with the labor. Labor completely formula based है. Overhead भी बहुत easy है. ठीक है, so अभी से तुम लोग स्टडी करोगे, so later on it will become easier for you all to cop up with the portion. ठीक है, तो अभी जितना चल रहा है उतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. FIFO मेथड आज कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट लेक्चर में वेटेड एवरेज स्टार्ट करेंगे और ऐसे सम्स भी करेंगे जिसमें दोनों एक साथ पूछा हुआ है, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसा ही आता है. एग्जाम में एक साथ आप लोगों को 20 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया जाएगा. एक ऐसी तरीके का क्वेश्चन होगा जैसे कि यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन रहेगा, इसमें दोनों पूछ लेंगे.
बोलेंगे इसे फीफो मेथड से भी सॉल्व करो और वेटेड एवरेज से भी करो। दोनों का आंसर बहुत अलग आता है, फीफो का आंसर अलग आता है और वेटेड एवरेज का अलग आता है, और दोनों का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करो। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को करनी होती है, बट इट इज वेरी मच इजी। स्टूडेंट डायरेक्टली 20 आउट ऑफ 20 ला देता है इसमें, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी weighted average method. Thank you so much. Take care of yourself and keep on learning, keep on growing. Thank you.